ताइवान में आया 7.4 तीव्रता का सबसे बड़ा भूकंप। हुलियन काउंटी था भूकंप का केंद्र। रिंग ऑफ फायर में स्थित है ताइवान। वाइकॉम सत्याग्रह के 100 साल हुए पूरे। त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश से संबंधित था सत्याग्रह। भारत में माना जाता है पहला मंदिर प्रवेश आंदोलन। केरल के तटीय क्षेत्रों में आई बाढ़ की वजह बना स्वेल सर्ज। स्थानीय भाषा में कहा जाता है कल्लाकडल। ईपीएफओ के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। नौकरी बदलने पर पीएफ खाता भी हो जाएगा ट्रांसफर। कर्मचारी को फॉर्म 31 भरने की नहीं होगी आवश्यकता। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा को लेकर किया बड़ा खुलासा। ब्लैक होल क्षेत्र में संगठित चुंबकीय क्षेत्र की हुई खोज। आकाशगंगा के केंद्र में छिपे अज्ञात गुणों को मिल सकेगी जानकारी। हाल ही में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से लद्दाख के हिमालयी पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा का भी आग्रह किया। उन्होंने वहां पाई जाने वाली अद्वितीय स्वदेशी जनजातीय संस्कृतियों की रक्षा करने की भी मांग की। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित स्वायत्त शक्तियां प्रदान करती है। यह कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को स्वायत्त इकाई बनाता है। इसके प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत मौजूद है। वहीं इस अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई, जो आदिवासी संस्कृति की रक्षा और इसके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। बता दें कि छठी अनुसूची के तहत प्रत्येक स्वायत्त जिले में अधिकतम 30 सदस्यों वाली एक जिला परिषद होगी। वहीं स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी होगी। गौरतलब है कि राज्यपाल के पास जिलों और क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्षेत्र तय करने की शक्ति होती है। राज्यपाल संबंधित स्वायत्त क्षेत्रों के भीतर मौजूदा आदिवासी परिषदों या अन्य आदिवासी संगठनों के परामर्श से जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के नियमों को भी तय करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दोनों परिषदें आरक्षित वन वाली किसी भी भूमि के अलावा अन्य भूमि के कब्जे, आवंटन और उपयोग से संबंधित कानून बना सकती है। वे गैर आरक्षित वनों के प्रबंधन, कृषि के लिए नहरों या अन्य जल स्रोतों के उपयोग से संबंधित भी कानून बना सकती है। इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 या पीएमएलए चर्चा में है। बता दें कि पीएमएलए भारत की संसद का एक अधिनियम है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना है। यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसी गतिविधियों के लिए जुर्माना लगाता है। इसमें अपराधियों के लिए कठोर कारावास और जुर्माना शामिल है। वहीं यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की और जब्ती की अनुमति भी देता है। बता दें कि यह अधिनियम कुछ संस्थाओं जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेन देन के रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय खुफिया इकाई या एफआईयू को संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करने का आदेश देता है। यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच और अभियोजन में सहायता के लिए एक नामित प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह न्याय निर्णयन प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। बता दें कि भारतीय संसद ने 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम बनाया, लेकिन इसे 2005 में लागू किया गया। पीएमएलए को भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। हाल ही में वाइकॉम सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस सत्याग्रह को भारत में सबसे अधिक समर्थित और व्यापक रूप से स्वीकृत विरोधों में से एक माना जाता है। दरअसल इस सत्याग्रह की शुरुआत वाइकॉम त्रावणकोर रियासत में मंदिर प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को लेकर थी, जहां निचली जाति के हिंदुओं को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।
मंदिर में प्रवेश का मुद्दा सबसे पहले एझावा नेता टी.के. माधवन ने साल 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी के संपादकीय में उठाया था। वहीं काकीनाडा में कांग्रेस के 1923 के सत्र में केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा छुआछूत विरोधी को एक प्रमुख मुद्दे के एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। बता दें कि वाइकॉम को पहले सत्याग्रह के लिए प्रतिष्ठित शिव मंदिर वाले स्थान के रूप में चुना गया था। यह सत्याग्रह भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों में से पहला था, जो 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, ईवीआर पेरियार, एम.के. गांधी और नारायण गुरु ने किया था। इस आंदोलन के पीछे की वजह त्रावणकोर की रियासत में व्याप्त सामंती, सैन्यवादी और रीति रिवाजों से ग्रस्त सरकार की क्रूरता को माना जाता है, जिसने निचली जातियों को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। गौरतलब है कि अंततः साल 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके चलते राज्य के मंदिरों में निचली जातियों के प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि वाइकॉम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने जाति व्यवस्था के अन्याय और सामाजिक सुधार पर बल प्रदान किया। साथ ही इसका महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति पर पड़ा। इससे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का गठन हुआ, जो एक सामाजिक सुधार संगठन था, जिसने केरल में निचली जातियों के उत्थान के लिए काम किया। हाल ही में केरल के मध्य एवं दक्षिणी जिलों के तटीय इलाकों में बाढ़ की घटना देखी गई है। इस घटना के पीछे की वजह उफनती समुद्री लहरों को माना जा रहा है। वहीं जानकारों के मुताबिक ऐसी बाढ़ की घटनाओं को मलयालम में स्वेल सर्ज या कल्लाकड्डल कहा जाता है, जहां इस घटना में समुद्र भूमि की ओर बढ़ता है और बाढ़ का कारण बनता है। ये आमतौर पर आकस्मिक बाढ़ की घटनाएं होती हैं। बता दें कि कल्लाकड्डल मूलतः प्री मॉनसून यानी अप्रैल से मई सीजन के दौरान भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर लहरों के कारण आने वाली तटीय बाढ़ है। गौरतलब है कि कल्लाकड्डल स्थानीय मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो दो शब्दों कल्लन और कडल से मिलकर बना है। इसमें कल्लन का अर्थ है चोर और कदल का अर्थ है समुद्र, जहां इसका शाब्दिक अर्थ है सागर, जो चोर के रूप में आता है। गौरतलब है कि इस शब्द को औपचारिक रूप से यूनेस्को द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कल्लाकड्डल लहरों के कारण होता है, जो समुद्र के उफान से बनती हैं, जिसके चलते इसे स्वेल उछाल कहा जाता है। समुद्र में लहरें स्थानीय हवाओं के कारण नहीं, बल्कि दूर के तूफान जैसे तूफान या लंबे समय तक चलने वाली भयंकर तूफानी हवाओं के कारण होती हैं। ऐसे तूफानों के दौरान हवा से पानी में भारी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिससे बहुत ऊंची लहरें बनती हैं। ऐसी लहरें तूफान केंद्र से किनारे तक पहुंचने तक हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती हैं। हाल ही में ताइवान में 25 वर्षों का सबसे बड़ा भूकंप आया है और इसकी तीव्रता 7.4 थी। भूकंप का केंद्र हुलियन काउंटी से सिर्फ 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था, जो पूर्वी ताइवान में स्थित है। ताइवान में इसीलिए इतना बड़ा भूकंप आया क्योंकि यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस द्वीप और इसके आसपास के पानी में 1980 के बाद से 4.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले लगभग 2000 भूकंप और 5.5 से अधिक तीव्रता वाले 100 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि रिंग ऑफ फायर क्या है और यहाँ इतने भूकंप आते क्यों हैं? दरअसल रिंग ऑफ फायर मूल रूप से सैकड़ों ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। यह आकार में अर्धवृत्ताकार या घोड़े की नाल जैसा है और लगभग 40,250 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच तक फैली है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, चिली, पेरू और फिलीपींस सहित 15 और देशों से होकर गुजरती है। रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार खिसकने, टकराने या एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाने के कारण इतने सारे भूकंप आते हैं। चूंकि इन प्लेटों के किनारे काफी खुरदरे होते हैं, इसलिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जबकि प्लेट का बाकी हिस्सा हिलता रहता है। ताइवान में 2 टेक्टोनिक प्लेटों, फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट की परस्पर टकराव के कारण इतने भूकंप आते हैं। बात करें ताइवान की, तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन, जापान और फिलीपींस के निकट
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इसकी अवस्थिति दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार प्रदान करती है, जो वैश्विक व्यापार एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अपने अध्ययन में बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन गैस की खोज की है। इस खोज को इकारस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। यह खोज भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के परमाणु आणविक और ऑप्टिकल भौतिकी प्रभाग के आर रामचंद्रन के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा की गई है। यह अध्ययन SO2 एस्ट्रोकेमिकल बर्फ के रासायनिक विकास की जांच पर केंद्रित है, जो कैलिस्टो की सतह पर रासायनिक प्रक्रियाओं और संरचना पर प्रकाश डालता है। वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो के पर्यावरण और सौर मंडल में बर्फीले चंद्रमाओं की संभावित रहने की क्षमता को समझने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के साथ तुलना करके अपने निष्कर्षों की पुष्टि की। बता दें कि कैलिस्टो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। मुख्य रूप से यह जल की बर्फ, चट्टानी सामग्री, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण से बना हुआ है। इसकी सतह पर भारी गड्ढे हैं। साथ ही इसकी सतह पर विभिन्न आकार के प्रभाव वाले क्रेटर हैं, जो महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक गतिविधि का संकेत देते हैं। गौरतलब है कि ओजोन एक गैस है जो पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जमीनी स्तर दोनों में होती है। क्षोभ मंडल में आमतौर पर यह लगभग 6 मील ऊपर के स्तर तक है, जहां जमीनी स्तर या खराब ओजोन एक वायु प्रदूषक है। यह सांस लेने के लिए हानिकारक है और इससे फसलों, पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचता है। समताप मंडल या अच्छी ओजोन परत लगभग 6 से 30 मील तक ऊपर की ओर फैली हुई है, जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाकर यहां जीवन संभव बनाती है। बीते दिनों EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नए वित्त वर्ष में नौकरी बदलता है तो ऐसे में उसका PF खाता अब खुद ब खुद नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। पहले सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ही इसे ट्रांसफर किया जाता था। गौरतलब है कि अभी तक कर्मचारियों को नौकरी बदलने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसा ट्रांसफर करना होता था, जिसके लिए खाता धारक को एक फॉर्म भरकर जमा करना होता था। नए नियमों के मुताबिक अब PF ट्रांसफर के लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं बात करें EPFO की, तो यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि तथा पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का कार्यान्वयन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ग्राहक वर्ग की संख्या तथा किए गए वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में यह विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा को लेकर नई खोज का जिक्र किया है, जिसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल क्षेत्र का पता लगाया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार इस ब्लैक होल के चारों ओर सर्पिल पैटर्न में मुड़े हुए एक मजबूत और संगठित चुंबकीय क्षेत्र की खोज हुई है। इस क्षेत्र के अध्ययन से हमारी आकाशगंगा के केंद्र में छिपी बेहद शक्तिशाली अज्ञात गुणों का पता चला है। दरअसल सैगिटेरियस A नामक ब्लैक होल के किनारे से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र की संरचना ब्लैक होल मेसियर 87 के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र से काफी मिलती जुलती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि M87 ब्लैक होल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अंतरिक्ष में जेट विमानों को अधिक शक्ति प्रदान करने में सहायक है। इसके साथ ही इस क्षेत्र से निकलने वाले ध्रुवीकृत प्रकाश खगोल भौतिकी, गैस के गुणों और ब्लैक होल फीड के रूप में होने वाले तंत्र के विषय में जानकारी प्रदान करता है। गौरतलब है कि प्रकाश एक दोलनशील विद्युत चुंबकीय तरंग है जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश कभी कभी एक विशिष्ट अभिविन्यास में दोलन करता है और इसे ध्रुवीकृत प्रकाश कहा जाता है। वहीं सैगिटेरियस A की बात करें तो इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक है। यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि ब्लैक होल शब्द जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। आमतौर पर ब्लैक होल 2 श्रेणियों के होते हैं। एक श्रेणी तारकीय ब्लैक होल की है जो कुछ सौर द्रव्यमानों से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़े तारों की मृत्यु से ब्लैक होल बनते हैं। वहीं दूसरी श्रेणी सुपरमैसिव ब्लैक होल की है।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने कोविनेट लॉन्च किया है। यह संभावित नए कोरोना वायरस की पहचान और निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं का एक वैश्विक नेटवर्क है। कोविनेट का मुख्य उद्देश्य SARS-CoV-2, MERS-CoV और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के नोवेल कोरोना वायरस का शीघ्र और सटीक पता लगाना है। इसके अलावा एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए अन्य कोरोना वायरस के वैश्विक प्रसार और विकास की निगरानी करना भी इसका काम होगा। इन वायरसों का समय पर जोखिम मूल्यांकन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा उपायों की श्रृंखला से संबंधित WHO नीति को सूचित करना भी इसका काम होगा। साथ ही विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के कोरोना वायरस के लिए प्रासंगिक प्रयोगशालाओं की क्षमता निर्माण भी इसका लक्ष्य है। कोविनेट में सभी 6 WHO क्षेत्रों में 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इनमें 3 भारतीय प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। ये हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। बता दें कि SARS-CoV-2 के लिए पहला WHO संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क या WHO SARS-CoV-2 रेफरेंस लेबोरेटरी नेटवर्क जनवरी 2020 में स्थापित किया गया था। इसका प्रारंभिक उद्देश्य सार्स के लिए कम क्षमता वाले देशों को पुष्टिकरण परीक्षण प्रदान करना था। हालांकि तब से SARS-CoV-2 काफी विकसित हो चुका है। ऐसे में बदलती जरूरतों को देखते हुए नया नेटवर्क कोविनेट बनाया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य अपशिष्ट पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम थिंक इट्स सेफ, ट्रैकिंग प्रोग्रेस टू हेल्वे ग्लोबल फूड वेस्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और मैक्सिको जैसे देशों के साथ राष्ट्रीय खाद्य अपशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का भोजन बर्बाद हो जाता है। साथ ही इससे पर्यावरण को भी हानि होती है। चूंकि खाद्य अपशिष्ट द्वारा वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अनुमानित 8 से 10% उत्पन्न होता है। साथ ही खाद्य अपशिष्ट दुनिया के लगभग 30% कृषि भूमि के बराबर है। ऐसे में खाद्य अपशिष्ट एक बड़ी समस्या है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक ओर तो खाद्य फेंके जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर साल 783 मिलियन लोग भूख से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 150 मिलियन बच्चे अपने आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की लगातार कमी के कारण विकास में रुकावट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि 2021 के बाद से वैश्विक खाद्य अपशिष्ट डेटा पॉइंट 2 गुना हो गया है। हालांकि यह एक अच्छी बात है कि कुछ देशों ने 2030 तक इसे रोकने के मामले में कुछ प्रगति के संकेत भी दिखाए हैं। बता दें कि सतत विकास 12.3 का लक्ष्य खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करना है। साथ ही 2030 तक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ साथ फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित खाद्य हानि को कम करना है। ऐसे में रिपोर्ट में सभी देशों, संस्थाओं, विशेषज्ञों को साथ आकर इस दिशा में काम करने को कहा गया है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, वाईकॉम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत 30 मार्च 1925 हुई थी। 2. यह सत्याग्रह त्रावणकोर रियासत में मंदिर प्रवेश पर लगे प्रतिबंध से संबंधित था। 3. यह सत्याग्रह भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों में से तीसरा था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कैलिस्ट्रो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बृहस्पति ग्रह का एक चंद्रमा है। 2. यह बर्फ, खनिज, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ कार्बनिक मिश्रण से बना हुआ है। 3. इस पर ओजोन गैस नहीं पाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कलाकडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्राकृतिक घटना है। 2. यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर लहरों के कारण आने वाली तटीय बाढ़ है। 3. इस शब्द को औपचारिक रूप से यूनेस्को द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक गैर सरकारी संगठन है। 2. भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि तथा पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।
3, इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की एक श्रृंखला है। 2, यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। 3, इस पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की। उपचार की श्रृंखला का नाम कार-टी सेल थेरेपी है। यह तकनीक न केवल सस्ती और सुलभ है, बल्कि अनगिनत मरीजों को नई जिंदगी देने में सफल भी है। बता दें कि कार-टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता है। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है, के विपरीत कार-टी सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने हेतु प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके अनुसार टीबी के कारण मृत्यु दर वर्ष 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर वर्ष 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है। वहीं निजी क्षेत्र के अधिसूचनाओं में वृद्धि के बावजूद सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तपेदिक के बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं। जहां वर्ष 2023 में रिपोर्ट किए गए 25.5 लाख मामलों में से लगभग 67% मामले सार्वजनिक क्षेत्र से आए थे। वर्ष 2023 में टीबी की अनुमानित घटना पिछले वर्ष के 27.4 लाख के अनुमान से थोड़ा बढ़कर 27.8 लाख हो गई है, जबकि मृत्यु दर वर्ष 2021 में 4.94 लाख से घटकर वर्ष 2022 में 3.31 लाख हो गई है। बता दें कि भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने MyCGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या CGHS के लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग, CGHS कार्ड और इंडेक्स कार्ड डाउनलोड जैसे सभी काम डिजिटल रूप में संभव हो सकेंगे। बता दें कि इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या NIC हिमाचल प्रदेश और NIC स्वास्थ्य तकनीकी टीम द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में पारादीप बंदरगाह देश का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाला बंदरगाह बन गया है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 145.38 MMT कार्गो प्रबंधन कर यह उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि पारादीप बंदरगाह से पहले देश का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह गुजरात था। बता दें कि पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, जो ओडिशा में महानदी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इन दिनों भारत श्रीलंका संबंध और मत्स्य अधिकारों के विवादास्पद मुद्दे को लेकर कच्चातीवू द्वीप चर्चा में है। बता दें कि कच्चातीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है। भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कच्चातीवू द्वीप मानव के स्थायी निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि द्वीप पर कोई पेयजल का स्रोत नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भारत श्रीलंका के बीच इस पर स्वामित्व विवाद है। हाल ही में अमेरिकी राजनयिकों के बीच हवाना सिंड्रोम की घटना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि हवाना सिंड्रोम एक रहस्यमय रोग है जो कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। इसकी सूचना पहली बार वर्ष 2016 में हवाना, क्यूबा में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों द्वारा दी गई थी, जब उन्हें रात में अत्यधिक सिर दर्द और चुभने वाली आवाजें सुनाई देने लगी थी। बाद में चीन और यूरोप में दूतावास के कर्मचारियों द्वारा नाक से खून आना, सिर दर्द तथा दृष्टि समस्याओं सहित अन्य लक्षण बताए गए। गौरतलब है कि यहाँ सिंड्रोम का मतलब एक असामान्य चिकित्सा स्थिति से नहीं है, बल्कि यह लक्षणों के एक समूह को दर्शाता है जो आमतौर पर एक साथ होते हैं, जिससे उनकी सटीक उत्पत्ति का निर्धारण करना कठिन हो जाता है।
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने एक अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट 2024 की घोषणा की। यह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, मैकेनिकल के स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना है। हाल ही में आरईसी या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है। बता दें कि आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो आरबीआई के साथ एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत है। आरईसी विद्युत और गैर विद्युत बुनियादी ढांचे दोनों को वित्त पोषित करता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन तथा हरित प्रौद्योगिकियों सहित क्षेत्रों के साथ साथ उत्पादन से लेकर परिवहन व संचार परियोजनाओं तक की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वहीं स्कॉच ESG पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन या ESG प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संगठनों को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन या FAO ने रोम में FAO मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के समापन समारोह की मेजबानी की। साल भर चलने वाले इस उत्सव में मोटा अनाज के पोषण संबंधी लाभों, प्रतिकूल जलवायु के लिए अनुकूलनशीलता और संधारणीय बाजार के अवसर उत्पन्न करने में भूमिका पर प्रकाश डाला गया। बता दें कि मोटा अनाज या कद्दन के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 70 से अधिक देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था, जबकि ऐसा प्रस्ताव भारत ने पेश किया था। भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। हाल ही में कल्याणी के चालुक्य राजवंश से संबंधित एक 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के गंगापुरम में एक उपेक्षित अवस्था में खोजा गया है। इसे कल्याणी चालुक्य वंश के सम्राट बुलोकमल्ला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलपा तृतीय के अधीन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था। बता दें कि चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। वहीं इनका साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब के आसपास केंद्रित था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शक्ति के सबसे महान सम्राट माने जाते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।